आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 26, रूल ऑफ डबल जियोपार्डी। रूल ऑफ डबल जियोपार्डी, आउट ऑफ वॉइस कन्विक्ट, आउट ऑफ वॉइस एक्विट। ठीक है। वेयर अ पर्सन once have been convicted or acquitted for the same offense, he shall not be subsequently tried or punished for the same offense। है ना। प्रीवियसली एक्विटल अगर हुआ है और प्रीवियसली कन्विक्शन किसी पर्सन का हुआ है, सेम ऑफेंस के लिए हुआ है, देन सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से ट्रायल नहीं होगा। दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड द क्रिमिनल लॉ। बट देयर आर सम एक्सेप्शन, देयर कुछ एक्सेप्शन है, वो हम पढ़ेंगे देखेंगे। ठीक है, तो जरा सेक्शन 337 बताइए, देखते हैं रहनुमा। Chapter 26 General Provision as to Inquiries and Trials. Section 337 Person once convicted or acquitted not to be tried for same offence. Subsection 1 A person who has been tried by a court of competent jurisdiction for an offence and convicted or acquitted for such offence shall, while such conviction or acquittal remain in force, not be liable to be tried again for the same offence, nor on the same facts for any other offence for which a different charge from the one made against him might have been made under subsection 1 of section 244, or for which he might have been convicted under subsection 2 thereof. चलिए अच्छे से देखते हैं दोबारा से। ये तो आपने बताया, हमने कहा आउट ऑफ वॉइस एक्विट, वेयर अ पर्सन हैज बीन वंस एक्विटेड he shall not be convicted for the same offense on the subsequent occasion। सपोज करिए एक पर्सन ने जो है, a person has been charged for committing a theft, थेफ्ट हुआ, थेफ्ट में चार्ज बना, कन्विक्शन मिला, अगेन on the same offense he has been again charged for the theft for the same date, same particular, same issue, no, he cannot be convicted for the same offense which he already been convicted, yes no। और या किसी मामले में अगर एक्विटल हुआ तो दोबारा से उसका एक्विटल नहीं होगा। लेकिन पढ़ते हैं, देखिए, अ पर्सन हु हैज वंस बीन ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, अंडरलाइन कीजिएगा, द कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केस फॉर एन ऑफेंस एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड। या तो कन्विक्शन हुआ या एक्विटल हुआ है, किस कब, ऑफ द ऑफेंस शैल व्हाइल कन्विक्शन और acquittal remain in force। Now the question is arises, at what time the conviction or acquittal will remain in force? By what time? Till what time conviction or acquittal will remain in force? Acquittal कब तक remain in force रहता है बताइए? But till life, once a person has been acquitted for a certain offense and the certain offense, when the person has been convicted, for example, if a person has committed an offense of a theft and for a theft has been convicted for 3 years, 3 साल के लिए कन्विक्शन हुआ है, तो 3 साल कन्विक्शन हुआ, एक्विटल हो गया। कन्विक्शन एक्विटल हुआ किस मामले में? थेफ्ट किया, थेफ्ट में एक्विटल हुआ। एक्विटल कब तक रिमेन इन फोर्स होगी? टिल लास्ट लॉन्ग, टिल हिज लाइफ, यस नो। ये एक्विटल रहेगा कि नहीं रहेगा? समझिएगा बात को। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्विक्शन कब तक के लिए रिमेन इन फोर्स रहता है? अंडरलाइन कीजिएगा, टिल, इन्होंने वर्ड यूज किया, व्हाइल सच कन्विक्शन और एक्विटल रिमेन इन फोर्स। बाय व्हाट टाइम conviction remain in force? If a person has been convicted for an offense of a theft, he might have been convicted for 3 years,
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस, जिस दिन सेंटेंस कंप्लीट हो गई तो कन्विक्शन तो हट गया ना, यस नो? ये तो ऐसा लाइफ जब टाइम सजा नहीं है पूरी हो गई। यस सर। भाई, एक्विटल तो लाइफ टाइम है, क्या कन्विक्शन लाइफ टाइम होता है? वो तो सजा पूरा होने तक है, यस नो? यस सर। पता नहीं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, व्हाट आई, क्या मैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना चाह रहा हूँ? बुसरा, रोजी, बताइए समझ आ रहा है कि देखिए, एक्विटल कब तक रिमेन इन फोर्स रहता है? लाइफ तक। कन्विक्शन कब तक रहता है? जब तक कि कन्विक्शन की तारीख, एक जितनी सजा मिली है, 2 साल की मिली तो 2 साल की कंप्लीशन होने के बाद कन्विक्शन खत्म। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि द पर्सन कैन बी कन्विक्टेड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, हाँ ना? बताइए मुझे, रिमेन इन फोर्स है वर्ड जी, यस नो? बात समझ आई मैंने क्या समझाने की कोशिश की है आप लोगों को? आर जी यू सर। गेटिंग द पॉइंट? देखिए अब जल्दी से आर्टिकल यहां पर, लेकिन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जब आप पढ़ेंगे तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। Why which the lacuna has been made in the BNSS? There may be the lacuna in the interpretation of the law, but it has been filled up by the आर्टिकल 20 क्लॉज 2। ये भी रूल ऑफ जो डबल जियोपार्डी की बात करता है, तो यहाँ पर क्लॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। क्लियर है बात? इवन प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा, पनिशमेंट भी नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन तक नहीं चलेगा। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अब समझ में आ गया? आउटर ऑफ वॉइस एक्विट, आउटर ऑफ वॉइस कन्विक्ट, प्रीवियस acquittal, previous conviction. Where a person has been once convicted and acquitted for the same offense, he shall not be subsequently acquitted or shall be tried for the same offense. Where he has been tried previously. आगे आइए, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, इनफोर्स नॉट लाइबल टू बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। ऑफेंस कैसा होना चाहिए? हमने बता दिया, सेम होना चाहिए, सेम फैक्ट पे होना चाहिए, सेम ऑफेंस हो, सेम फैक्ट हो। नेक्स्ट, for any other offense for which different charge from the one made against him might have been made under subsection 1 of section 244, or for which he might have been convicted under clause 2 thereof। लेकिन जहां पर कोई पर्सन जो है, अगर किसी पर्सन का, आपको याद आया 244 में जो चार्ज बना था, when it is doubtful, हमने कहा था ना कि where a person has been charged for a where a person has been charged for one offense and he has been convicted for another offense, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हो सकता है, ठीक है। तो यहां भी कह रहे हैं कि इस तरीके से हो सकता है। कन्विक्शन क्या में हुआ था? थेफ्ट में। बाद में पता लगा थेफ्ट नहीं थी, सीबीटी था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो हो सकता है, यस नो? इलिस्ट्रेशन ए पढ़िए। Illustration A. A is tried upon a charge of theft as a servant and acquitted. He cannot afterward, while the acquittal remain in force, be charged with theft as a servant, or upon the same facts with theft simply, or with criminal breach of trust. ठीक है ना? दोबारा फिर कन्विक्शन नहीं होगा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कर दिया अब इन्होंने, क्योंकि सेम नेचर के ऑफेंसेस है। ठीक है ना? सेम फैक्ट है। चार्ज
हो सकता है। अब आ जाइए सी और पढ़िए। C. A is charged before the court of session and convicted of the culpable homicide of B. A may not afterward be tried on the same facts for the murder of B. क्लियर है बात? समझ में आता जा रहा है कि नहीं? क्योंकि सेम फैक्ट है। मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में स्लाइट डिफरेंस है। Where a person has been convicted for the culpable homicide, he might not have been convicted subsequently for committing an offense of murder. Yes, no? Yes, sir. Next. C. C हो गया ना D. D. A is charged by a magistrate of first class with and convicted by him of voluntarily causing hurt to B. A may not afterward be tried for voluntarily causing grievous hurt to B on the same fact, unless the case comes within subsection 3 of this section. ठीक है ना? अभी सबसेक्शन हम 3 पढ़ेंगे कि सबसेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है। सबसेक्शन 3 में कब हो सकता है उसने, ठीक है? अब आ जाइए क्या-क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं। व्हाट मे बी द एक्सेप्शन व्हेन अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस इन अ सब्सिक्वेंट स्टेज। सब्सिक्वेंट स्टेज में कब हो सकता है? क्लॉज 2। Clause 2. A person acquitted or convicted of any offence may be afterward tried, with the consent of state government, for any distinct offence for which a separate charge might have been made against him at the former trial under subsection 1 of section 243. ठीक है ना? जहां पर अंडरलाइन कीजिएगा, एक्विटेड हो सकता है, कन्विक्टेड हो सकता है, जहां पर डिस्टिंक्ट ऑफेंस हो जाता है। वेयर अ पर्सन हैज कमिटेड अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस। क्लियर है बात आपको? जहां पर कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस हुआ है, जैसा कि हमने 243 में देखे थे कि अगर कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस कमिट होता है तो उसके लिए अगर चार्ज बनता है, ही माइट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर दैट ऑफेंस। ज्वाइंट ट्रायल वाला याद आया ना कि ये ज्वाइंट ट्रायल वाली बात हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, जब sir. ज्वाइंट ट्रायल हम पढ़ रहे थे कि ज्वाइंट ट्रायल होगा तो कैसे कैसे ज्वाइंट ट्रायल होगा इन ऑफेंसेस का, तो आपको याद होगा कि एक लेडी है जिसने अपने बच्चे को जो 25 दिसंबर की रात को एक्सपोज कर दिया और रात को छोड़ के चली गई कि उस बच्चे को, वो रात की सर्द रात में मर गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्सपोजर के लिए भी लाइबल होगी और कमिटिंग ऑफ कल्पेबल होमोसाइड के लिए भी लाइबल होगी। यस नो? तो चलिए क्लॉज 3 सबसेक्शन 3। Clause 3. A person convicted of any offence constituted by any act causing consequences, which, together with such act, constituted a different offence from that रुक of जाइए which रुक he जाइए was convicted. रुक जाइए रुक जाइए, सुन लीजिए। A person convicted of an offense constituted by any act causing consequence which together with such act constituted a different offense। अंडरलाइन कीजिएगा, जहां पर कॉन्सिक्वेंशियल एक ऑफेंस हुआ, उसका एक कॉन्सिक्वेंस आया, उसी का दूसरा कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट ऑफेंस बना देता है, then a person might have been convicted for that offense। नहीं समझ आई बात? नहीं आई ना? अब सपोज करिए ए बी को एक घूसा मारता है और यह हम कह दें कि स्कार्स लगाता है। स्कार्स, स्कार्स जानते हैं आप? यहां से कट करता है, ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है। A person has been convicted for grievous hurt, but subsequently the person has been died in a consequence of that scars। Are you getting my point? उसके कॉन्सिक्वेंस में, स्कार्स के कॉन्सिक्वेंस में डेथ कॉज हो गई है, देन द पर्सन might have been convicted for committing a culpable homicide not amounting to murder। आगे पढ़िए और उसके बाद इलिस्ट्रेशन भी पढ़िए। Any offence constituted by the same act which he may committed, no, sorry, from that of which he was convicted
may be afterward tried for such last mentioned offense if the consequences had not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was convicted. इलिस्ट्रेशन बी बोला है ना? Illustration B. A is tried for causing grievous hurt and convicted. The person injured afterward dies. A may be tried again for culpable homicide. किसको समझ नहीं आया? सबको आ गया? जल्दी से बताइए। यस नो? नेक्स्ट क्लॉज 4। Clause 4. A person acquitted or convicted of any offence constituted by any act may, notwithstanding such acquittal or conviction, be subsequently charged with and tried for any other offence constituted by the same acts which he may have committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offence with which he subsequently charged. अब देखिए क्या कह रहा है कि where an offense has been tried by a court which was not competent to try। अगर नहीं कॉम्पिटेंट टू ट्राई थी, क्योंकि अच्छा वाई यहाँ कॉम्पिटेंसी क्यों आई है? रहनुमाई सवाल तुमसे, वाई कॉम्पिटेंसी से यार? सर वो क्लोज वन में लिखा था ना कि वाह, कन्विक्शन बहुत बढ़िया। बस यही बताना चाह रहा था कि देखियो, वेयर अ पर्सन वंस बीन कन्विक्टेड, वंस बीन ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। अब समझ में आ गया आपको? अगर कोई कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप एक बार बताइए, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने किसी पर्सन को जो है, सपोज मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने किसी पर्सन को जो है कितनी सजा दे सकते हैं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास? जल्दी जल्दी बोलिए आप, Up to देखिए 3 बहुत years. जल्दी जी। अप टू 3 इयर्स। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने किसी पर्सन को जो है थेफ्ट में कन्विक्ट किया, थेफ्ट में जो है कितनी सजा दी? 3 years. 3 साल की, 3 3 इयर्स की years. सपोज सजा दे। बाद में पता लगा ओ इन्होंने जो है जो ऑफेंस किया है वो ऑफेंस रॉबरी है, तो रॉबरी के लिए क्या वो कॉम्पिटेंट है? No, sir. रॉबरी में कितनी सजा है? 7 up to 7. 7 साल से ज्यादा। अब पढ़िए जरा इलिस्ट्रेशन ई। Illustration E. A is charged by a magistrate of second class with and convicted by him of theft of property from the person of B. A may subsequently be charged with and tried for robbery on the same fact. बताइए, हो सकता है? Yes, sir. क्यों? मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं कर सकता ना? हाँ ना? सबको बताइए भाई जल्दी, और लोग भी हैं, बुशरा, आयत, रोजी। नेक्स्ट एफ। Clause 5. A person F. discharged एफ 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 इलिस्ट्रेशन है। बेटा कहाँ सुनते हो क्या? खाना नहीं खाया क्या अभी? नहीं sir. F. एफ पढ़ो। A, B, and C are charged by a magistrate of first class with and convicted by him of robbing D. A, B, and C may afterward be charged with and tried for डकैती on the same facts. क्लियर है बात? अच्छा, डकैती में तो 5 आदमी चाहिए, यहाँ कैसे फिर डकैती का कन्विक्शन 3 लोगों का हो रहा है? बताइए। जब बीएनएस पढ़ाया जब बताया था हमने। हम्म। Unknown persons होंगे जी sir.
where the identity of others is not established. जहां औरों की आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं है तो फिर और भी तो कन्विक्ट हो सकते हैं ना, होंगे ये 5 और ज्यादा ही. आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट, क्लॉज 5. Clause 5. A person discharged under Section 281 shall not be tried again for the same offence except with the consent of the court by which he was discharged or of any other court to which the first mentioned court is subordinate. अच्छा, एक बात बताइए, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द डिस्चार्ज? डिस्चार्ज होता है जहां प्राइमा फेसी केस मीट आउट नहीं होता और जहां पर ट्रायल, डिटेल रिट्रायल नहीं हुआ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ ना, बताइए जल्दी से. और डिस्चार्ज sir. के ऊपर रूल ऑफ डबल जियोपार्डी अप्लाई नहीं होता है. इट मीन्स वेयर अ पर्सन हैव बीन वंस डिस्चार्ज he may be tried again for the same fact upon the same fact by the same court. Yes, no? Yes, sir. लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ उल्टी बात है. यहाँ कह रहा है कि लेकिन अगर किसी पर्सन का डिस्चार्ज 281 में हुआ है, 281 याद आया आप, स्टॉप ऑफ प्रोसीडिंग्स. 281 में जहां मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर देता था तो वहां कहा गया ऐसे मामले में अगर विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो गया, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस का, तो स्टेटस इक्विटल होगा. और उससे पहले अगर स्टॉप की गई है तो क्या होगा? Discharge. डिस्चार्ज. तो उस डिस्चार्ज को भी देखिए, उस डिस्चार्ज में भी ट्रायल नहीं होगा अगेन. नॉर्मल डिस्चार्ज में ट्रायल होगा, उस वाले डिस्चार्ज में नहीं होगा. ये बात समझ आ रही है कि नहीं? कौन से वाले डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं? 281. 281 पढ़ा था ना? Yes, sir. अब किस किस को ये सेक्शन समझ नहीं आया वो मुझे बता दे. सबको नहीं आया मेरे हिसाब से, है ना? या सबको आ गया, मान के चले. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है, मतलब के एक सवाल आता है, where a person has been tried by the foreign court, whether a rule of double jeopardy applies or not. समझ में आया कि नहीं? अप्लाई होगा? Question तो समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या है जी? सवाल ये है कि where a person once have been tried by the foreign court. सपोज करिए एक नागरिक है, अमेरिका गया हुआ था, अमेरिका में उसने चोरी की. चोरी के लिए उनका ट्रायल हुआ, थेफ्ट के लिए उनको कन्विक्शन मिला, कन्विक्शन के बाद इंडिया में आए. तो क्या इंडिया में उनका ट्रायल हो सकता है कि नहीं? नो सर. रहनुमा, नहीं. हैं? जोर से बोलो तुम. एक तो इतने आराम से बोलते, जब गलत बोलने वाली होती हो इल्हाम हो जाता है तुम्हें. सर हैं? होना तो नहीं चाहिए सर. क्या नहीं होना चाहिए? ट्रायल होगा. सर दोबारा अगर ट्रायल पर हाँ सर, इस बीएनएस संहिता में नहीं हुई है पनिशमेंट तो. बीएनएस में अगर तुमने पढ़ा हो, जब हमने बीएनएस पढ़ा था, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ द बीएनएस, भले ही वहां ऑफेंस किया गया हो, वहां पर आपका ट्रायल हुआ, यहाँ भी होगा, यहाँ भी कर सकती है कोर्ट. समझ गए? तो इसमें लिख लीजिए जितेंद्र पांचल वर्सेस पुलिस कमिश्नर. जितेंद्र पांचल वर्सेस पुलिस कमिश्नर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दो द पर्सन वंस हैव बीन कन्विक्टेड बाय द फॉरेन कोर्ट, द रूल ऑफ डबल जियोपार्डी विल नॉट अप्लाई इन सच अ केस.
केस का नाम एक बार रिपीट कर दीजिए। जितेंद्र पांचल वर्सेस पुलिस कमिश्नर। इतनी जल्दी माइक वैसे ऑन नहीं करती हो तुम जब सवाल पूछता हूँ। नेक्स्ट, क्लियर है ना बात? 338 हम पढ़ चुके, यस नो? 339 हम पढ़ Yes, चुके, sir. 340 बताइए जल्दी से। 340. Right of person against whom proceedings are instituted to be defended. यही Any person. सीधा सुन लीजिए, बस सीधी मार्जिनल नोट आएगा, राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड, अंडरलाइन कीजिएगा डिफेंडेड, टू बी डिफेंडेड। किसके द्वारा डिफेंड किया जाएगा? डिफेंडेड बाय एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, टू बी डिफेंडेड बाय द एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, अंडरलाइन। नेक्स्ट, 341 लीगल Section एड, 341. Legal aid to accused at state बस expense in लीगल, certain cases. लीगल एड, लीगल एड के लिए हमारे पास एक लॉ भी लाया गया है। लीगल एड का प्रोविजन कहाँ दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 39 39 39A, हाँ वही 39 है कि 39A है? 39A। जी, आप लोग सही में भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि काहे की कर रहे हो भाई, बताइए। उसके बाद जो है कौन से ईयर में आया था ये? 39A 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो है 1976 में आया था। उसके बाद जो है एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया था, है ना? वो कब आया था? 87 में, 80. 87 में। उसके बाद हमारे यहाँ लीगल एड जो है इवन वी, जी, हम्म, सर वो 39 ही 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आ रही थी ना। कौन सा बेटा 30? हाँ तो 42nd ही तो हमने बताया, 1976। नेक्स्ट, ठीक है, अब आ जाइए पार्डन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्डन? 4343 343, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्डन? क्या होता है पार्डन? एनीवन? माफी देना। ओके, किसको माफी देना? what do you understand by accomplice? Who is accomplice? What is the difference between accomplice and co-accused? Ranuma? सर को accused के against to proofs and वो साबित होते हैं प्रोसिक्यूशन में चलाया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने पूछा कि accomplice कहा जाता है, किसको co-accused कहा जाता है? Accomplice is a person who has taken part in the commission of a crime or an offense. ये सब accomplice कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सपोज A, B, C have against X. What they called? Accomplice. Accomplice होगा जब ये तीनों जो हैं एक साथ बुलाए जाएंगे, accomplice कहा जाएगा। When, अब समझिएगा, when they have been tried jointly, separately, when they tried, they shall called co-accused. अब क्या होगा, क्या कहा जाएगा? Co-accused. अब इन्हीं तीन में से कोई एक को जो है
प्रोसिक्यूशन विटनेस बना लिया जाएगा, गवर्नमेंट अप्रूवर बना लिया जाएगा, चांस विटनेस बना लिया जाएगा। क्या क्या बना लिया जाएगा? अप्रूवर, चांस विटनेस। ठीक है, अब इनसे कहा जाएगा कि देखिए आपको माफी दे देंगे, हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन आप बता दीजिए जो जो भी आपने किया, जो भी है सब कुछ सच सच बता दीजिए। आपको जो है क्षमा प्राप्ति करा देंगे, क्षमा दिलवा देंगे कोर्ट से कह के, कोर्ट आपको माफ कर देगी। लेकिन यू must have to state the true information relating to the case, to knowledge of the case। किससे कहा जा रही है बात? The person who is also an accomplice, who has taken a part in the commission of the crime। Are you getting my point? किससे कही जा रही है बात? accomplice जिसने खुद ने भी किया है ऑफेंस। अब इलिस्ट्रेशन से थोड़ा समझ आ रहा है ना? तो जरा 3, 4, 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन से पार्डन पूरा ही। ठीक है, तो बताइए जरा, समझ में आता चला जाएगा। Section 343 tender of pardon to accomplice। Clause 1 with a view to obtaining the evidence of any बस। person हो कितनी बढ़िया शुरुआत की है। कल इंडिया की शुरुआत देखी थी मैच की, yes 6 sir ओवर Yes, sir. 92, तो वही शुरुआत यहाँ हुई है। ये कह रहे कि विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस, हमारा मकसद सीधा जो है साक्ष्य प्राप्त करना है। किससे? ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन से सपोज टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न इन और प्रीवी टू एन ऑफेंस टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज। समझ आया? जो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलविस था। जी अब देखिए, सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज पे पार्डन दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। लेकिन जेएमएफसी 2 ही स्टेज पे दे सकता है। वो कौन सी 2 स्टेज है? इंक्वायरी और ट्रायल। प्री में पूछा जाता है सवाल, इसलिए यहाँ इसको एम्फसाइज करके बता रहा हूँ। विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग एन एविडेंस from any person who supposed to have been acquainted directly or indirectly from the case, the chief judicial magistrate or the magistrate of first class may, the chief judicial magistrate at any stage of investigation, inquiry, trial, or कौन? judicial magistrate first class at the stage of inquiry or trial may grant a tender of pardon to such person, ऐसे पर्सन को। लेकिन किस बात पर? ये अब आगे बताएगा किस बात पर, किस कंडीशन पे। ऑन अ कंडीशन दैट सच पर्सन, ऑन अ कंडीशन ऑफ हिज मेकिंग फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ ऑल ऑफ द सर्कमस्टांसेस विद इन हिज नॉलेज। अंडरलाइन कीजिएगा, होल of the circumstances within his knowledge, he shall state all the true information relating to the case। किसको समझ नहीं आई ये बात? मुझे छोड़ के। जी बताइए जल्दी से, क्लियर है ना? चलिए, किसी को दिक्कत जल्दी से बताइए भाई। ऑब्जेक्टिव विद द व्यू ऑफ टेकिंग, evidence बोलो फ्रॉम any person जो हु इज accomplice। Involved। ऑन अ कंडीशन, रहनुमा बोलो, ऑन अ कंडीशन that he full shall and make true full disclosure disclosure of the commission of an offense. It shall be tendered by a chief judicial magistrate on at any stage।
CMFC. What any stage? CGM at any stage of investigation or inquiry or trial. And JMFC? At any stage of inquiry or trial. At any stage. At any तो बेटा एट एनी स्टेज मतलब इन दो स्टेज में। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसीलिए लिख लेना यहाँ नॉट इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आ जाइए क्लॉज 2। सब क्लियर है बात? हाँ ना? किन ऑफेंसेस में मिलेगी? अब ये ऑफेंसेस भी तो पता होने चाहिए ना कि किन में मिलेगी। व्हाट ऑफेंसेस, कौन से ऑफेंसेस में टेंडर और पार्डन मिलेगा? क्या 1 साल की सजा वालों में मिलेगा, 6 महीने की सजा वालों में मिलेगा, ये सीरियस ऑफेंसेस में मिलेगा, सीवियर ऑफेंसेस जो होंगे? क्लॉज 2। Clause 2. This section applies to A. Any offence triable exclusively by the Court of Session or by the Court of Special Judge appointed under any other law for the time being in force. जो ऑफेंसेस जो हैं कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होते हैं एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और बाय स्पेशल कोर्ट, पॉक्सो में एक स्पेशल कोर्ट होती है, यस नो, एक्सेट्रा, जो स्पेशल लॉ में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। करप्शन में स्पेशल कोर्ट। अच्छा यहाँ समझ आई कि नहीं, सच बताइए कौन से ऑफेंसेस है जो Tried by कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करता है और स्पेशल कोर्ट? क्लॉज 2। Any offence punishable with imprisonment which may extend to 7 years or with a more severe मतलब sentence. कि मोर सीवियर सेंटेंस होने चाहिए, 7 ईयर और मोर। इज इट क्लियर? अब जो मजिस्ट्रेट टेंडर ऑफ पार्डन दे रहा है, ही मस्ट हैव टू राइट अ रीजन व्हाई ही इज ग्रांटिंग अ टेंडर ऑफ पार्डन टू एन accomplice। पढ़िए। Clause 3. Every magistrate who tenders a pardon under subsection 1 shall record A. His reasons for so doing. B. Whether the tender was or was not accepted by the person to whom it was made. And shall on application made by the accused furnish him with a copy of such record free of cost. जी बताइए, क्लियर है बात? अब टेंडर ऑफ पार्डन दिया जा रहा है, तो टेंडर ऑफ पार्डन अगर दिया जाता है किसी accomplice है कौन? समझ में आ गया ना accomplice कौन है ना? जो खुद कमीशन ऑफ क्राइम में है, जो खुद जो है इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस में ज्वाइन था, जो खुद पार्टिसिपेट किया है, यस नो? अब ऐसा जो पर्सन है, अब वो पर्सन जब अप्रूवर बन गया, गवर्नमेंट विटनेस बन गया, अप्रूवर बन गया, चांस विटनेस बन गया, तो अब वो जो है विटनेस होगा, ना कि चोर या ना कि एक्यूज। अब उसका जो ट्रायल हो, अब जो वो ट्रीट किया जाएगा, ही शैल बी ट्रीटेड एज अ विटनेस। अब जो एग्जामिनेशन होगा वो विटनेस की तरह होगा। पढ़िए। Clause 4. Every person accepting a tender of pardon made under subsection 1 A shall be examined as a witness in the court of magistrate taking cognizance of the offence and in the subsequent trial. If जी any, बताइए, यस नो, क्लियर है ना बात? कैसे होगा? as a B, witness. B shall, unless he is already on bail, be detained in custody until the termination of the trial. अब जो है अगर वो बेल पर है तो उसको डिटेन कर लीजिए जब तक के ट्रायल ना हो जाए पूरा। ट्रायल के बाद छोड़ देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट, देखिए मजिस्ट्रेट दे रहा है ना, यहाँ पर टेंडर पार्डन दे कौन रहा है? देखिए टेंडर पार्डन दे रहा है कौन? मजिस्ट्रेट, सीजीएम या जेएमएफसी। केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कौन है? Court of Session. कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन, लेकिन दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये कमिट करेंगे केस, किसको कमिट किया जाए? कमिटमेंट कौन से केस सेक्शन में है? कमिटमेंट ऑफ द केस किस में है? कमिटल 232।
जल्दी बताइए भाई। 232 देख लीजिएगा जाके। नेक्स्ट आइए, अब कमिट किया जाएगा कि पढ़िए। Clause 5. Where a person has accepted a tender of pardon made under subsection 1 and has been examined under subsection 4, the magistrate taking cognizance of the offence shall, without making any further inquiry in the case, A. Commit it for trial. 1. To the Court of Session if the offence is triable exclusively by that court or if the magistrate taking cognizance is the Chief Judicial Magistrate. Second, to a court of special judge appointed under any other law for the time being in force, if the offence is triable exclusively by that court. अच्छा, कमिटमेंट होता क्या ये? रुक जाइए, आप मुझे बताइए रहनुमा, व्हाट इज कमिटमेंट? बताया था ये, बताइए जल्दी से, वरना आप ऐसे ही पढ़ रहे हो फिर अगर नहीं पता आपको तो। सर पुलिस रिपोर्ट पे अगर कोई केस मजिस्ट्रेट के सामने आता है और उनको पता होता है ये कोर्ट ऑफ सेशन ही इसको ट्राई कर सकता है, तो वो वाला मजिस्ट्रेट उसे कमिट कर देता है उसको। कॉग्निजेंस लेने के बाद जो है, विटनेसेस का एग्जामिनेशन करने के बाद सीजीएम कमिट कर देगा किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को, ठीक है ना? वेयर एन ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। बी, B. In any other case, make over the case to the Chief Judicial Magistrate who shall try the case himself. ठीक है ना? अब यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी केस मेक ओवर किया जा सकता है, जो ट्राई कर सकता है। तो देखिए पहले क्या पर्पज है टेंडर ऑफ पार्डन का? टू ऑब्टेनिंग एन एविडेंस फ्रॉम एनी पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली acquainted with the facts of the case। और किस उसमें ये पर्पज हुआ, क्या कंडीशन है? विद द फुल डिस्क्लोजर ऑफ द केस। यस नो? फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द केस Yes. देगा Yes, कौन? सीजीएम देगा, जेएमएफसी देगा। कौन से केसेस में दिया जाएगा? जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है और 7 साल से ऊपर के 7 लिए years as पनिशेबल well, है sir. ना? Yes, sir. बताइए। उसके बाद रीजन लिखेगी कोर्ट, व्हाई द कोर्ट इज ग्रांटिंग ए टेंडर ऑफ पार्डन। पर टेंडर ऑफ पार्डन क्यों दे रही है? उसके बाद एग्जामिनेशन होगा एक्यूज का। कैसे एग्जामिनेशन होगा? As a witness. जैसे विटनेस, और उसके बाद जो कमिटल हो जाएगा। यहां तक किसी को आपको दिक्कत परेशानी? नहीं होनी भी नहीं चाहिए। 3, 4, 4 ये वहां पर मजिस्ट्रेट कोर्ट टेंडर ऑफ पार्डन दे रही थी, यहां पर जो है कौन देगा? कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन तो कभी भी दे सकती है बिफोर प्रोनाउंसमेंट Pronouncement ऑफ of द judgment. जजमेंट। अंडरलाइन कीजिएगा, यही वर्ड पूछा जाएगा। वहां वो कब दे रहे हैं? दोनों लोग आईआईटी में, एक आईआईटी दे रहे हैं, एक क्या दे रहे हैं? आईटी, इंक्वायरी और ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल। सीजीएम 3 स्टेज पे, जेएमएफसी 2 स्टेज पे। ये कह रहा है कि ये तो प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट से पहले कभी भी दे सकते हैं। पढ़िए, कंडीशन सब 3. वही होंगे, पर्पस भी वही होगा, कंडीशन भी वही होंगी। कौन से वाली? 343. इन द अफोरसेड सेक्शन। बताइए। Section 344. Power to direct tender of pardon. At any time after commitment of a case, but before judgment is passed, the court to which the commitment is made may, with a view of obtaining at the trial the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any such offence, tender a pardon on the same condition to such person. ये कह रहा है कि द कोर्ट टू विच द कमिटमेंट इज मेड, ये क्या है? कौन सी कोर्ट है ये?
Court of session. Exclusively ट्रेबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ये कोर्ट ऑफ सेशन करती है ना? समझ में आया कि नहीं? यस नो, जल्दी से बताइए। अब सेम कंडीशन है। अब झूठ पकड़ा गया। जिन्होंने कस्में खाई थी, सर जो भी बताएंगे सच बताएंगे, सत्य बताएंगे, अब उनका झूठ पकड़ा गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पता लगा कि ही इज कंसीलिंग द फैक्ट, he is willfully concealing the fact or giving the false evidence. Are you getting the point? अब यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगा कि जो पर्सन है जिसको टेंडर ऑफ पार्डन एक्सेप्ट की है जिसने, वो पर्सन जो है क्या क्या कसम खाई थी उसने? रिवील ऑल फैक्ट्स वगैरह, सर्कमस्टांसेस रिवील करने। उसने कहा था कि भैया हम फुल डिस्क्लोजर करेंगे, ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ द केस है। अब वो यहाँ वर्ड है कि कंसील कर रहा है या फॉल्स एविडेंस दे रहा है। अगर कोर्ट को, अगर पीपी को ऐसा लगता है तो कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, अब कोर्ट उनके लिए जो है एक स्पेशल प्रोविजन चलाएगी। ऐसे पर्सन को जो है पहला ज्वाइंटली ट्राई नहीं किया जाएगा। अब जो सपोज करिए क्या थे, ए बी सी ने ऑफेंस किया था ना, सी ने को टेंडर ऑफ पार्डन मिला है, अब ए के साथ जो है ज्वाइंट ट्रायल नहीं होगा सी का। पहली कंडीशन। फॉल्स एविडेंस के लिए ट्रायल नहीं होगा जब तक के हाई कोर्ट से परमिशन ना ले ले। अंडरलाइन कीजिए, देखें ऐसी बात लिखी है, पढ़े। Section 345, trial of person not complying with conditions of pardon. Clause 1, where in regard to a person who has accepted a tender of pardon made under Section 343 or Section 344, the public prosecutor certifies that, in his opinion, such person has, either by willfully concealing anything essential or by giving false evidence, not complied with the condition on which the tender was made. Such person may be tried for the offence in respect of which the pardon was so tendered or रुक for जाइए। any other offence. किस ऑफेंस के लिए ट्रायल हो सकता है? जिसके लिए टेंडर दिया गया था, जो किया गया था इसके द्वारा, वो ना, और किसी और ऑफेंस के लिए आगे? Or for any other offence of which he appears to have been guilty in connection with the same matter, and also for the offence of giving false evidence. 3 मैटर में इनका को ट्रायल हो सकता है। पहला जिसमें टेंडर ऑफ पार्डन दी गई थी या किसी और में, या गिविंग फॉल्स एविडेंस। क्योंकि इन्होंने पहले इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने विलफुली कंसील किया है। दूसरा, इन्होंने जो है फॉल्स एविडेंस दिया। तीसरा, इन्होंने कंडीशन ब्रीच की है। अब इनका जो ट्रायल हो सकता है वो किसके लिए हो सकता है? जिसके लिए पार्डन दी थी, या किसी और ऑफेंस के लिए जिसमें वो गिल्टी हो सकते हैं, या गिविंग अ फॉल्स एविडेंस। लेकिन अब इसके लिए कंडीशन क्या होंगी? अब कंडीशन बताएगा प्रोविजो। Provided that such person shall not be tried jointly with any of the other accused. बस अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। ज्वाइंट ट्रायल नहीं होगा। कभी उसको नुकसान पहुंचा दे, कहने बड़ा सही जा रहा था बेटा। नेक्स्ट। Provided further that such person shall not be tried for the offence of giving false evidence except with the sanction of the High Court, and nothing contained in Section 215 or Section 379 shall apply to that offence. समझ में आया कि नहीं? फॉल्स एविडेंस के लिए ट्रायल कब तक नहीं होगा बताइए? False evidence. अरे भैया, मैं कह रहा हूँ फॉल्स एविडेंस के लिए ट्रायल नहीं होगा कब तक? The sanction of the High Court. High Court. जब तक के हाई कोर्ट सैंक्शन ना दे दे, परमिशन ना दे दे। भले ही 215 में, सेक्शन 215 में और 279 में दिया है। 215 याद आया ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, फॉल्स एविडेंस दिया है कोर्ट के समक्ष। या 359 जो 215 की एप्लीकेशन जाती है 379 में पढ़ाएंगे कल, तो वहां पर इसी का ट्रायल होता है, फॉर गिविंग अ फॉल्स एविडेंस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
मतलब वो वहां कुछ भी लिखा है, लेकिन अगर कोई पर्सन टेंडर ऑफ पार्डन दिया गया था और उन्होंने जो है ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट नहीं बताया, कंसील किया है, फॉल्स एविडेंस दिया है, कंडीशन ब्रीच की है, तो ऐसे पर्सन को फॉल्स गिविंग अ फॉल्स एविडेंस के लिए ट्राई नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि कोर्ट ऑफ सेशन परमिशन ना दे दे, है ना। कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, हाई कोर्ट है, अंगूठा उठाना है, सुन भी लिया करो। कोर्ट ऑफ सेशन बोला है ना मैंने। Yes, sir. High Court है. पढ़े आगे, नेक्स्ट क्लोज 2। Clause 2. Any statement made by such person accepting the tender of pardon and recorded by a magistrate under section 183 or by a court under subsection 4 of section 343 may be given in evidence against him at such trial. ओहो हो भैया, जो स्टेटमेंट दिया था 183 का, याद आया 183 में क्या था? स्टेटमेंट और कन्फेशन, याद आया ना? नहीं नहीं, खाली कन्फेशन नहीं है बेटा, 2 वर्ड बोल रहा हूँ मैं, पागल नहीं हूँ। स्टेटमेंट और कन्फेशन, जब वो स्टेटमेंट दिया था अब वो उसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अगर कोई वो पर्सन मना करता है कि नहीं नहीं सर, मैंने ब्रीच कंडीशन नहीं की है, मैंने तो सब ट्रू फॉर जो भी चीज थी वो मैंने सब डिस्क्लोजर किया है, ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द थिंग्स, आई हैव नॉट ब्रीच द कंडीशन अपॉन विच द टेंडर पार्डन हैज बीन गिवन एंड ग्रांटेड। अब उसके बाद जो है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा बताइए मुझे, कि सर ये झूठ बोल रहा है, ये सब सच सच बातें बता ही नहीं रहा है, ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहा है, ये फॉल्स एविडेंस दे रहा है। Prosecution. पढ़िए। Clause 3. At such trial, the accused shall be entitled to plead that he has complied with the condition upon which such tender was made, in which case it shall be for the prosecution to prove that the condition has not been complied with. कंप्लाइड विद, ठीक है जी। किसको समझने क्लियर है ना? Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट। Clause 4. At such trial, the court shall A. If it is a court of session before the charge is read out and explained to the accused. B. If it is a court of magistrate before the evidence of the witnesses for the prosecution is taken, ask the accused whether he pleads that he has complied with the condition on which the tender of pardon was made. अब वो कह रहा है कि हाँ सर मैंने कंप्लाई किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, द थिंग्स विच हैव बीन upon which the tender of pardon I have accepted, I have discloses all these things, all the facts which I have known, and no false evidence has been given, no condition has been breached, जो था सब मैंने बता दिया, और मजिस्ट्रेट भी अब इससे खुश हो गए, तो what will happen? जजमेंट ऑफ एक्यूटल आ जाएगा नेक्स्ट क्लॉज में, देखिए। Clause 5. If the accused does so plead, the court shall record the plea and proceed with the trial, and it shall, before passing judgment in the case, find whether or not the accused has complied with the conditions of the pardon, and if it finds that he has so complied, it shall, notwithstanding anything contained in this Sanhita, pass judgment of acquittal. किसका एक्यूटल हो रहा है? तीनों का कि एक का? एक का, कौन से का? जो जिसने प्रोसिक्यूटर comply विटनेस बन गया था जिसने। क्या कहते हैं इसको? क्या नाम बताया था मैंने शुरू में रहनुमा? अप्रूवर, Sir, approval, approver, chance chance witness. witness. चांस विटनेस, आई विटनेस, हम्म, सरकारी गवाह जिसको कहते हैं, समझ रहे हैं आप? यही है सरकारी गवाह। सच बताए किसको समझ नहीं आया है, तीनों सेक्शन क्लियर है ना? बिल्कुल एकदम, जिसको कह देते हैं क्रिस्टल एंड क्लियर है, Yes, sir. डाउट तो नहीं है?
ऐसे ही पढ़ा जाता है सीआरपीसी। बीएनएसएस का पढ़ने का तरीका यही है। भाई अगर आपको समझ ही ना आए तो मतलब क्या? हाँ ना, तभी मजा आएगा जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आइए 3, 4, 6 एडजॉर्नमेंट। भैया हम एडजॉर्नमेंट नहीं देंगे, हमारा रूल है, कानून है, नियम है, नो एडजॉर्नमेंट। डे टू डे हियरिंग होगी, कोई एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। सीपीसी में कहाँ है एडजॉर्नमेंट? ऑर्डर क्या सुगंधा बताओ भाई? ऑर्डर 17, ऑर्डर 17 क्या होता है एडजॉर्नमेंट? 3 बार दी जाती है। जल्दी से देख लीजिए, डे टू डे होगा कोई भी, ठीक है। अंडरलाइन कीजिएगा, प्रोविजो देखिएगा, किसी भी इन सेक्शंस में 64, 65, 66, 67, 68, 60, 70, 71 बीएनएस में इंक्वायरी और ट्रायल जो कंप्लीट की जाएगी वो कितने दिन में की जाएगी? 2 महीने में। किस दिन से 2 महीने? फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर सारे नहीं है, वो फिर आगे वाले ऑफेंसेस नहीं है, 80, 81 वाले वो नहीं है। यहाँ पर है सिर्फ रेप वाले मामले, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, ठीक है ना। इंक्वायरी और ट्रायल कितने दिन में कंप्लीट होगी? 2 months. बस, ठीक है ना। आ जाइए, छोड़ दीजिए। उसके बाद आ जाइए 348 कोर्ट विटनेस। क्या कहते हैं इनको? कोर्ट विटनेस। अब यहाँ पर केस चल रहा था, केस के बाद कोर्ट को लगता है कि देर इज अ पर्सन हु इज acquainted with the facts and the witness who has not been summoned yet. The court may summon such person where the court thinks the material things or the facts have been provided by such witness. The court may summon such witness to appear before the court. कोर्ट विटनेस कहा जाता है। यस नो? किसी भी स्टेज पे कोर्ट बुला सकती है किसी भी ऐसे पर्सन को, ठीक है। अगर देखिए, खाली जब एक विटनेसेस की लिस्ट दी जाती है शुरू में, अगर उसके बाद कोई प्रोसिक्यूशन या डिफेंस बुलाना चाहते तो कोर्ट ऐसे नहीं। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि इट इज एसेंशियल एंड नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द जस्टिस, है ना, कोर्ट में कॉल सच विटनेस। पढ़ लीजिएगा 349 स्पेसिमेन सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग। पहले यहाँ वॉइस सैंपल नहीं था, वॉइस सैंपल भी लिया जा सकता है, किसी भी पर्सन का वॉइस सैंपल लिया जा सकता है। क्या क्या है पढ़ दीजिए पहले। 349. Power of magistrate to order person to give specimen signatures or handwriting, etc. If a magistrate of first class is satisfied that for the purpose of any investigation or proceeding under this Sanhita, it is expedient to direct any person, including an accused person, to give specimen signatures or finger impressions or handwriting or voice sample. He may लाइन make an कीजिएगा, order. ये वॉइस सैंपल पहले नहीं था, पहले फिंगर इंप्रेशन था, हैंड राइटिंग था। अब जो है वॉइस सैंपल भी दे सकता है। नेक्स्ट। Provided that no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested in connection with such investigation or proceedings. अच्छा, नेक्स्ट। Provided further that the magistrate may, for the reason to be recorded in writing, order any person to give such specimen or sample without him being arrested. पहली बात, यहाँ से एक बात समझिएगा, किसको डायरेक्ट कर रहा है? टू गिव हैंड राइटिंग सिग्नेचर और स्पेसिमेन सिग्नेचर, हैंड राइटिंग और वॉइस सैंपल टू whom द कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन और एक्यूज पर्सन। अंडरलाइन कीजिएगा, एनी पर्सन और एक्यूज पर्सन, ठीक है ना।
Now the question is arises, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन पढ़ा है आपने? डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 2 क्लॉज 20 क्लॉज 3, no person shall be compelled to give an evidence against himself. किसी भी पर्सन को जो है उसके खुद के खिलाफ एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ कहा गया है कि सर वॉइस सैम्पलिंग एंड द हैंड राइटिंग स्पेसिमेन सिग्नेचर इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 20 clause 3, where a person could not be compelled to give an evidence against himself. Are you getting the point? But in case of Kathi Kalu versus State of Bombay, और कौन से केस है इसके ऊपर बताइए? यूसुफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और भूल जाते यार आप लोग सब, लिखिए जरा। in this case Supreme Court has held that section 311A of CRPC, now 349 of BNSS, does not violate article 20 clause 3. एक स्टेट ऑफ कर्नाटका का भी तो केस है ना, क्या नाम है उसका भाई? बहुत लीडिंग केस है। बताइए कोई, क्या नाम है केस का? एनीवन? सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। चलिए जल्दी से आ जाइए। हाँ ठीक है ना, अरेस्टेड पर्सन का होगा। अब कह रहा है लेकिन ये प्रोविजो फर्दर जो है ऐड किया गया और कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है जो पर्सन अरेस्ट भी नहीं हुआ है उसका भी अगर वॉइस सैंपल, हैंड राइटिंग और स्पेसिमेन सिग्नेचर लेना है तो उसको भी कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है, who have not been yet arrested. क्लियर है बात? 351 351 power to examine accused. पावर टू एग्जामिन एक्यूज बहुत बार पूछा जाता है। व्हेन अ पर्सन शैल बी एग्जामिन, एक्यूज पर्सन, तो एक्यूज पर्सन का एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है ना? पढ़ लीजिएगा बस, क्लॉज 2 अंडरलाइन कीजिए कि कोई ओथ एडमिनिस्टर नहीं की जाती है व्हेन अ पर्सन इज, क्यों? क्योंकि ही इज नॉट अ विटनेस। यस नो? अंडर 313 का स्टेटमेंट कहते हैं इसको सीआरपीसी। अब 351 का कथन लिया जाता है, उससे कहा जाता है बताइए जरा आप खुद ही एक्सप्लेन कीजिए सर्कमस्टांसेस के है क्या, आपने किया क्या है। तो जो भी वो कहेगा उसके लिए उसका पनिशमेंट नहीं होगा, फॉल्स एविडेंस देने के लिए लायबल नहीं होगा, कोई ओथ एडमिनिस्टर नहीं कराई जाएगी, क्योंकि एक्यूज पर्सन के स्टेटमेंट में कोई भी ओथ एडमिनिस्टर नहीं कराई जाएगी। यस नो? Yes. क्लॉज 2 में पढ़ लिया ना? 353 when an accused person shall be a competent witness, पूछा जाता है एक्यूज पर्सन कब कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, कौन से सेक्शन में था सीआरपीसी के? 315। अब 353 BNSS। क्लियर है? चलिए बीएससी का कौन सा सेक्शन है? 126। यहां जब वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा तो यहां पर ओथ एडमिनिस्टर कराई जाएगी, पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब आ जाइए 356। 356 इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन एब्सटेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर।
Who is proclaimed offender? Wait, it has been provided. Who is proclaimed offender? बताइए कौन है proclaimed वो offender? ऑफेंस सर वो ऑफेंस करते हैं वो ऑफेंडर जो से ज्यादा हैं क्या? तुम्हारी झंझनाहट आज तक नहीं गई माइक की। कौन है रहनुमा? सर एक से ज्यादा बार सेम ऑफेंस में चार्ज में होता है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है। जबरदस्ती की बात है, वो होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। 84 पढ़िए जाके, 84 का प्रोविजो लास्ट में क्या लिखा हुआ है वहां? वेयर अ पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल विद मोर देन 10 years। समझ रहे हैं आप? जिसने 10 साल से ज्यादा का ऑफेंस किया है। बड़े अच्छे से बताया था ये हमने जब प्रोक्लेमेशन पढ़ा था हमने, याद आया आपको? और हमने डिफरेंस भी बताया था प्रोक्लेम्ड पर्सन में और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में। हाँ ना? यस सर। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का अब जो है क्या हो सकता है? इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट हो सकता है उसके एब्सटेंशिया में, when a person is not himself present before the court, when an accused is not present before the court may inquire into, try and also pronounce a judgment in his absentia। उसके एब्सटेंशिया में कोर्ट उसकी एब्सेंस में अगर वो भाग गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ही वो होता है जो भाग जाता है। जब हमने 84 पढ़ा तो 84 में पढ़ा विद द व्यू ऑफ इवेडिंग अरेस्ट, वेयर सच पर्सन इज इवेडिंग अरेस्ट, द कोर्ट में व्हाट issue a proclamation against such person who is concealing himself from being arrested or evading an arrest। याद आया कि नहीं? यस जब सर। ऐसा पर्सन ऐसी बात का, तो यहाँ पर यही बात है कि अब ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो है ही नहीं, जो भगोड़ा है, 10 साल से ऊपर का ऑफेंस किया हुआ है, अब उसकी एब्सेंस में जो है कोर्ट को अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि वो नहीं आएगा, तो उनके उसमें इंक्वायरी हो सकती है, ट्रायल हो सकता है और इवन द जजमेंट ऑल्सो प्रोनाउंस्ड। ठीक है ना? तो उसका जो वेवर, उसका जो राइट है, राइट टू प्रेजेंट, वेव्ड ऑफ कर दिया जाएगा इफ ही इज नॉट प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। लेकिन कुछ कंडीशन है, बिना इन कंडीशन के जो है इंक्वायरी, ट्रायल और वोट जजमेंट नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा। अगर क्लॉज 2 की कंडीशन का कंप्लायंस नहीं होगा, तो पहले कंडीशन ही पढ़िए कि कंडीशन क्या क्या है। Section 356 Inquiry, trial or judgment in absentia of proclaimed offender. Clause 2 The court shall ensure that the following procedure has been complied with before proceeding under subsection 1, namely 1. Issuance of 2 consecutive warrants of arrest within the interval of at least 30 days. 30 दिन के इंटरवल में, कम से कम 30 दिन के इंटरवल में 2 वारंट क्या होने चाहिए? इशू होने Issue. चाहिए। क्लोज, नेक्स्ट। Second, publish in a national or local daily newspaper circulating in the place of his last known address of residence, requiring the proclaimed offender to appear before the court for trial and informing him that in case he fails to appear within 30 days from the date of such publication, the trial shall commence in his absence. क्या देखिए, पहला 30 दिन 30 दिन के 2 अंतराल में, कम से कम 30 दिन के अंतराल में जो है 2 वारंट इशू होने चाहिए। दूसरा जो है प्रोक्लेमेशन इशू होनी चाहिए उस ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। लेकिन प्रोक्लेमेशन कैसे इशू होगी कि वो जो है उसके डेली न्यूज़पेपर में, जो वहाँ की लोकेलिटी में जाता है जहां वो लास्ट रिजाइडेड था। और ये भी बताना है कि अगर आप नहीं आए, इफ यू फेल्स टू अपीयर्स बिफोर द कोर्ट, आप 30 दिन के अंदर नहीं आए तो आपके एब्सेंस में ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट।
Inform his relative or friend, if any, about the commencement of the trial. अब उसके रिलेटिव्स को जो है या फ्रेंड्स को बताया जाएगा कि उनके अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट। 4. Affix information about the commencement of the trial on some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides, and display in the police station of the district of his last known address of residence. ठीक है ना, ये सब कंडीशन कंप्लाइड हो गई है। पहला, आपने 2 वारंट भी इशू करा दिए, वो नहीं आए। आपने प्रोक्लेमेशन भी इशू करा दी और कहा कि अगर फेल्स टू अपीयर हुए तो आपके अगेंस्ट वोट क्या होगा, ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है उसके दोस्त को, उनके रिलेटिव्स को भी बता दिया, और लास्टली आपने जो है ऐसा जो प्रोक्लेमेशन है उसको अफिक्स करा दिया। कहाँ फिक्स करा दिया? ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड एंड आल्सो टू द पुलिस स्टेशन वेयर ही हैज बीन लास्ट रिजाइडेड। ठीक है, चारों कंडीशन पूरे हो गए, अब नहीं आते तो क्या होगा बताइए। क्लॉज 1। Clause 1. Notwithstanding anything contained in this Sahita or in any other law for the time being enforced, when a नॉट person विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस संहिता। इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी अपने आप में जो एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है, जनरली the accused must be present at the time of the examination of the witness। इसके एग्जामिनेशन पे जब accused का प्रेजेंस का है, तो यहाँ कैसे नहीं, यहाँ तो उसका पूरा ट्रायल होगा, तो ट्रायल में तो खुद प्रेजेंट होगा। The cardinal principle of the criminal law is the accused must be present at the time of the commencement of the trial। अभी क्या है, notwithstanding anything contained in this संहिता, इस संहिता में कुछ भी होने के बावजूद क्या होगा आप बताएं। when a person declared as a proclaimed offender, whether or not charged jointly, has absconded to evade trial, and there is no immediate prospect of arresting him, it shall be deemed to operate as a waiver of the right of such person to be present and tried in person, and रुक the court जाइए shall. रुक जाइए, इट शैल बी डीम्ड। ये डीम्ड वेवर ऑफ प्रेजेंस को जो है डीम्ड है, डीम्ड डिग्री सुना था, यहाँ डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो उनकी जो प्रेजेंस है उसको वेवर ऑफ करके अब ट्रायल होगा। ठीक है ना, राइट ऑफ प्रेजेंट एंड ट्राइड होगा। नेक्स्ट। And the And the court court shall, after recording reasons in writing in the interest of justice, proceed with the trial in the like manner and with like effect as if he was present under this Sanhita and pronounce the judgment. क्लियर है बात? यस नो? देखिए, ये नया प्रोविजन है, पहले नहीं था। ये इन एब्सटेंशिया पहले प्रोविजन नहीं था, अब प्रोविजन है। ठीक है, क्लियर है ना? क्लॉज 3, लीगल एड दी जाएगी। ठीक है ना, लीगल एड तो हम बताते आ रहे हैं, लीगल एड दी जाएगी। अगर उनके पास जो है हैसियत नहीं है कि वकील हायर कर सके तो वकील लीजिए। जी बताइए। Clause 3. Where the proclaimed offender is not represented by any advocate, he shall be provided with an advocate for his defense at the expense of the state. नेक्स्ट। Clause 4. Where the court competent to try the case or commit for a trial has examined any witnesses for prosecution and recorded their depositions, such deposition shall be given in evidence against such proclaimed offender on the inquiry into or in trial for the offence with which he charged, provided that if the proclaimed offender is arrested and produced or appears before the court during with such trial, the court may, in the interest of justice, allow him to examine any evidence which may have been taken in his absence. देखिए, अगर कोई पर्सन किसी प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आता है, उसके अगेंस्ट में कोई विटनेस एग्जामिनेशन होता है, कोई एविडेंस देता है, उस एविडेंस देने के बाद, एग्जामिनेशन के बाद, वो एग्जामिनेशन के बाद ऐसा एविडेंस उसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। फाइनल डिस्पोजिशन
मेड की जा सकती है ऐसे एविडेंस से। कह रहा है लेकिन अगर बीच में एक्यूज अपियर हो जाता है और कहता है सर हम आ गए, कोर्ट को लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस जिन विटनेसेस का एविडेंस लिया गया था उनको री एग्जामिन करा सकते हैं, ठीक है ना, जो उसके एब्सेंस में एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है। ऐसा जो एग्जामिनेशन है वो ऑडियो वीडियो लिंक से किया जा सकता है क्लॉज 5 में, प्रिफरेबली मोबाइल मोबाइल फोन। फोन। बस अंडरलाइन कीजिएगा, अगर कोई पर्सन जो है वॉलेंटरली एब्सेंस होता है, एक्यूज पर्सन जो वॉलेंटरली एब्सेंस होता है, तब क्या होगा, पढ़िए क्लॉज 6। Clause 6. In prosecution for offences under this Sanhita, voluntarily absence of accused after the trial has commenced under subsection 1 shall not prevent continuing the trial, including the pronouncement of judgment, even if he is arrested and produced or appears at the conclusion of such trial. ठीक है ना, क्लॉज 7। Clause 7. No appeal shall lie against the judgment under this section unless the proclaimed offender present himself before the court of appeal. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, नो अपील शैल लाई अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अनलेस द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रेजेंट, और या तो कन्विक्टेड पर्सन होगा, कन्विक्टेड पर्सन प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ अपील। जब तक कि कोर्ट ऑफ अपील के सामने खुद प्रेजेंट ना हो, कोई अपील नहीं लाई जाएगी। नेक्स्ट, Provided that no appeal against conviction shall lie after the expiry of 3 years from the date of judgment. लिमिटेशन पीरियड क्या है, इन केस ऑफ द कन्विक्शन, कन्विक्शन के विरुद्ध अगर कोई अपील लानी है तो मैक्सिमम पीरियड कितना है, 3 साल के अंदर आइए और आप करा लीजिए। नेक्स्ट, Clause 8. The state may by notification extend the provisions of this section to any absconder mentioned in subsection 1 of section 84. ठीक है ना, जो एब्सकॉन्डर वहां भी है, क्लियर है ना बात। Yes, अब आ sir. जाइए, कोर्ट विटनेस हमने पढ़ा था, कोर्ट एक्यूज्ड 358। 358 में जो है कोर्ट को लगता है कि वेयर एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन who is at the time of inquiry or trial who is not an accused person but someone who has also committed an offense jointly with an accused person, कोर्ट को जो है at the time of the inquiry and trial by the evidence it comes into the knowledge of the court that someone, the person who has not been accused in the case, also committed an offense. The court may summon such person to appear before the court. इसको कहते हैं कोर्ट एक्यूज। जैसे कोर्ट विटनेस है तो कोर्ट एक्यूज, कोर्ट को जो लगता है कि कोई पर्सन जो है, एक कोई पर्सन सपोज करें एक ए है, ए का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के दौरान जो है एविडेंस आता है कोर्ट के समझ के सर ए अकेला नहीं था, ए के साथ बी भी था, हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। तो यहां याद रखिएगा, कोर्ट जो है तब ऐसे एक्यूज पर्सन को समन कर सकता है, बुला सकता है, जो शुरू में इनिशियली हु वाज नॉट एक्यूज्ड, लेकिन कब, आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस, क्योंकि विटनेस के बाद ही तो पता लगा ना, विटनेस को एग्जाम एविडेंस आने के बाद कि हाँ अरे सॉरी ये भी तो इन्वॉल्व हैं। पढ़िए जरा। Section 358. Power to proceed against other persons appearing to be guilty of offence. Clause 1. Where, in the course of any inquiry into or trial of an offence, it appears from the evidence that any person not being the accused देखिए, has रुकिए रुकिए committed. रुकिए 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 रुकिए, सवाल आता है कि कौन, तो कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट जो है किसी भी एक्यूज को बुला सकते हैं। कौन एक्यूज को बुला सकता है, कौन है वो, तो जरा देखिए कि इंक्वायरी और ट्रायल के समय कब ऑफ एन ऑफेंस इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस, इसका मतलब आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। यस नो, एविडेंस आया, एविडेंस से पता लगा कि देयर इज आल्सो समवन हु आल्सो कमिटेड एन ऑफेंस अलोंग विद द एक्यूज्ड। पढ़िए अब आगे। Not being the accused
has committed any offense for which such person could be tried together with the accused, the court may proceed against such person for the offense which he appears to have committed. क्लियर है ना बात? अगर ऐसा पर्सन जो है अरेस्टेड नहीं है तो उसको अरेस्ट कर लेगी समन भेज के, ठीक है? क्लॉज 2 में देख लीजिएगा। क्लॉज 3 में कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल अगर ऐसा पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया तो अरेस्ट कर लीजिए, डिटेन कर लीजिए जब तक कि इंक्वायरी और ट्रायल हो, ठीक है? क्लॉज 4 कह रहा है कि अगर ऐसे पर्सन को जो है अरेस्ट किया गया है और एक्यूज बनाया गया है तो जो भी विटनेसेस पहले से ट्राइड हो चुक गई है, जो भी विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो गया है, पहले तो फ्रेश ट्रायल होगा और जितने भी विटनेसेस है उनका जो एग्जामिनेशन है वो दोबारा से होगा। क्लियर है बात? ठीक है ना? केस लिखिए जल्दी से। लीडिंग केस हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें पूछा गया था कि वेदर ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन वेदर एनी पर्सन कैन बी समन्ड एज एन एक्यूज, तो कोर्ट ने कहा नहीं, until and unless the court is satisfied, until and unless the court is satisfied that someone is involved in the commission of the crime, commission of an offense, the court may summon such person। हाँ ना, बताइए जल्दी से। Yes, sir. हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब लीडिंग केस है, इसका याद रखिए, पूछा जाता है। अभी का जो है रिसेंट केस पूछा जाता है, इस पे लिखिए सुखदेव सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुखदेव सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पूछा गया है कि अप टू व्हाट स्टेज, किस स्टेज तक जो है कोर्ट किसी पर्सन को एक्यूज बना सकती है, बुला सकती है, तो कहा टिल द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। लिखिए कोर्ट में कॉल एनी पर्सन एज एन एक्यूज, कोर्ट में कॉल एनी पर्सन एज एन एक्यूज at any time before pronouncement of the judgment, at any time before pronouncement of the judgment। अब मुझे बताइए किसी को तो कोई दिक्कत परेशानी? 362 procedure when after commencement of inquiry trial magistrate finds case should be committed। ये है commitment during trial, commitment during trial। 232 में इन्वेस्टिगेशन के बाद, ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ था, कॉग्निजेंस के टाइम। यहाँ कब हो रहा है? ड्यूरिंग ट्रायल पूछा जाता है। 364 में जेएमएफसी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, किसी केस को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो कमिटमेंट नहीं करेगा। ऐसे मामले में अंडरलाइन कीजिएगा सीजीएम को जो है केस भेज देगा। ओपन कोर्ट 366, ओपन कोर्ट 366। चैप्टर 27 367 प्रोसीजर इन केस एक्यूज बीइंग अनसाउंड माइंड, where any person has committed an offense under section 84 of the Indian Penal Code and section 22 of the BNS में अगर किसी पर्सन ने अनसाउंड माइंड के प्रोविजन कहाँ दिया गया है? 84 में। अगर कोई अनसाउंड पर्सन है तो उसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? 367 BNSS में। ठीक है ना? क्लियर है बात? जल्दी जल्दी बोलते रहिए भाई। Yes, sir. ठीक है, चलिए कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 28 कंप्लेन, हम पढ़ेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है ना? चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।